हे गाइस, आज हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था, जो मिलाकर लगभग 300 थे। इनको मिलाकर एक छोटा थोड़ा थोड़ा बड़ा करके 39 छोटी छोटी रियासतें बनाई गई, जिनको राइन संघ बोला गया। इन राइन संघ को बनाने में 300 से 39 करने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा हाथ था। वो चाहे उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया हो, लेकिन वो जर्मनी के यूनिफिकेशन में काम आया। इन सभी राइन संघ के 39 सदस्यों ने मिलाकर एक डाइट का निर्माण किया। इस डाइट का सबसे बड़ा पार्ट, इन 39 स्टेट का सबसे बड़ा राज्य, उसका नाम था प्रशा, जो आकार में भी सबसे बड़ा था और सैन्य दृष्टि से भी। इस डाइट पर अधिकार कौन सी कंट्री का था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इस डाइट का अध्यक्ष था। इट मीन्स जो राइन संघ था और जो जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले जो छोटे छोटे स्टेट थे, उन सब पर कंट्रोल किसका था? ऑस्ट्रिया। अगर ऑस्ट्रिया है तो जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि प्रशा इस डाइट पर कंट्रोल करे और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो। साथ ही साथ फ्रांस भी नहीं चाहता था कि इसका यूनिफिकेशन हो, और इंग्लैंड वो भी नहीं चाहता था कि कोई एक बड़ी महाशक्ति उसके सामने आ जाए। लेकिन जर्मनी की यूनिफिकेशन की शुरुआत जिस चीज से हुई वो थी जॉलवरीन। जॉलवरीन एक कर मुक्त सीमा शुल्क से संबंधित इससे संबंधित एक संधि थी, जिसके अंतर्गत जो 39 राइन संघ थे, राइन संघ के सदस्य थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड कर सकते थे, जिसकी वजह से ये जो राइन संघ के 39 राज्य थे आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। 1819 में ये शुरुआत हुई और करीबन 1834 में सभी राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और आपस में जुड़ने लगे। इसने फिजिकल यूनिटी पर जोर नहीं दिया, बल्कि इकोनॉमिकल यूनिटी पर जोर दिया। तो जॉलवरीन, अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट वाज जॉलवरीन, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली राइन संघ के सदस्यों या राज्यों को जोड़ने वाली एक संधि थी, जिसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था और फ्री ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे से लोग जुड़ने लगे। एक संस्था थी जिसने आंदोलन या लोगों में एक भावना पैदा की कि हमें यूनिफिकेशन चाहिए, जर्मनी को एकीकृत करना चाहिए। वो थी बर्टनशैफ्ट। 1850 के अंदर जर्मनी के जैना विश्वविद्यालय या जैना यूनिवर्सिटी थी, उसके छात्रों ने ये संस्था बनाई और इसका उद्देश्य था कि जर्मनी में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा हो। तो करीबन हम 1834 जॉलवरीन से पहले ही ये बर्टनशैफ्ट बन चुका था, और जिसके थ्रू धीरे धीरे करके ये एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? फ्रांसीसी क्रांति का, क्योंकि इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी और वहां पर गणतंत्र बन चुका था। मार्च 1848 में जैसे फ्रांस के अंदर संविधान बनाने के लिए लोगों ने विद्रोह किया था, और उसी प्रकार जर्मन राज्य संघ के लोगों ने संविधान बनाने के लिए फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए और 1849 में उन्होंने
संविधान बना लिया, उस संविधान को उदार संविधान कहा गया। और इस संविधान के बनाने के बाद प्रशा, जो सबसे बड़ा स्टेट था, उसके राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को इसका राजा घोषित कर दिया गया। अब आता है, इतना सब होने के बाद अभी भी जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो शुरुआत इसकी होती है, इस जर्मनी के अंदर इसके एक राजा, नए राजा विलियम फर्स्ट चाहता था कि जर्मनी को यूनिफिकेशन किया जाए और उसे सेना की जरूरत थी। वो चाहता था कि नौजवान सेना में भर्ती हो, लेकिन उसके संविधान के द्वारा जो उच्च सदन और निम्न सदन बनाए गए हैं, उसके अंदर बहुमत न होने की वजह से उसका विधेयक पारित नहीं हो पाता है और उसकी विचारधारा रुक जाती है। विलियम के टाइम वान रून और वान रून उस समय युद्ध मंत्री था और वान मोल्टके सेनापति। वान रून ने विलियम्स को कहा कि अगर आपने सदन के अंदर सेना भर्ती वाला किसी पारित करना है तो आपको बिस्मार्क को अपनी सेना का सेनापति घोषित, अपना प्रधानमंत्री बना लीजिए। बिस्मार्क की वजह से ही मेनली हम कहें तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जिस प्रकार से हमारे देश इंडिया के अंदर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसी प्रकार बिस्मार्क जर्मनी का लौह पुरुष था। बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ था। वह प्रशासनिक सेना में भर्ती हुआ। 1841 में वह प्रशा की ओर से संयुक्त पर्शियन डाइट का अध्यक्ष चुना गया। यूनिफिकेशन के लिए उसने रक्त व लौह की नीति अपनाई और यूनिफिकेशन के बाद उसने शक्कर व बैर की नीति अपनाई। बिस्मार्क की एक बुक थी जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंस। यूनिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट हम देखें तो इसके अंदर आता है डेनमार्क, से युद्ध प्लस गैलेस्टाइन समझौता। डेनमार्क नहीं चाहता था कि उसके जो अधिकार में जो दो राज्य थे, श्वेल्स्विक और हॉलस्टाइन, वो जर्मनी के पास जाए। इन पर डेनमार्क का अधिकार था। श्वेल्स्विक में डेनमार्क की जनसंख्या ज्यादा थी, डेन लोगों की, और हॉलस्टाइन में जर्मन जनसंख्या ज्यादा थी। 1815 की वीना संधि के अकॉर्डिंग ये था कि इस पर डेनमार्क कंट्रोल कर सकता है लेकिन उनको अपने राज्य में नहीं मिलाएगा, और ये बात इन्होंने 1852 में स्वीकारा भी। लेकिन 1863 में क्या हुआ, डेनमार्क ने इन दोनों राज्यों को अपने अंदर मिला लिया। लेकिन प्रशा चाहता था कि ये जर्मनी का पार्ट बने। इसके लिए उसे ऑस्ट्रिया और डेनमार्क दो कंट्रीज थे जिनसे लड़ना था। तो प्रशा चाहता था कि ऑस्ट्रिया को कमजोर किया जाए और डेनमार्क से ये दोनों स्टेट्स हासिल किए जाए। तो प्रशा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया से समझौता किया।
और 1864 में इन्होंने डेनमार्क पर अटैक किया और इसे हरा दिया। इसके बाद जो समझौता हुआ उसे गैस्टाइन की संधि या गैस्टाइन समझौता कहा गया, 1865 में जो हुआ। इसमें जर्मनी के राजा विलियम फर्स्ट और ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस जोसेफ के अंदर समझौता हुआ, जिसमें क्या हुआ, श्वेल्सविक जिसमें डैन जनसंख्या ज़्यादा थी इसे प्रशा को दे दिया गया, और हॉलेस्टाइन जिसमें जर्मन जनसंख्या ज़्यादा थी वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। यहाँ देखिए गड़बड़ हुई है, जर्मनी के लोग जिसमें ज़्यादा है वो पार्ट दिया गया ऑस्ट्रिया को, जानबूझ कर दिया गया ताकि अगर कुछ थोड़े दिनों बाद में हॉलेस्टाइन के लोग ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट विद्रोह करें और ये वापस जर्मनी में आने की मांग करें। इसलिए बिस्मार्क ने गैस्टाइन समझौते को कागज की दरार ढकने वाला कहा। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 के अंदर हम किससे करेंगे, ऑस्ट्रिया जिसके हमने हेल्प ली थी, जर्मनी इसी के साथ युद्ध करेगा। जॉलवरी के कारण बाकी जो 39 स्टेट्स थे वो एक दूसरे के पास और आने लगे थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया नाराज हो गया। उसे लगा कि ये तो एक नई महाशक्ति पैदा हो रही है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्रशा जो था उसने हॉलेस्टाइन में विद्रोह भड़काना शुरू किया ताकि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर हो सके। प्रशा चाहता था कि जब इसका और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो तो फ्रांस चुप बैठा रहे, इसलिए उसने फ्रांस को राइन संघ का कुछ पार्ट प्लस बेल्जियम देने का वादा किया कि आप शांति से बैठिए, हमें लड़ने दीजिए। जिसके कारण 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया हारा और प्रशा की जीत हुई। इस जीत के बाद जर्मनी यूनिफिकेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ। इन्होंने राइन संघ को हटाकर उत्तर जर्मन संघ की स्थापना की, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया। हनोवर, श्वाल्सविक, हॉलस्टाइन का विलय प्रशा में कर दिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसके बाद जर्मन संघ प्राग की संधि, ये जो इसके बाद हारा, इसके बाद जो संधि हुई इसका नाम था प्राग संधि, जिसकी तरफ इसके बाद प्रशा में 2 सदन बनाए गए, पहला सदन और दूसरा। पहला सदन क्या था, राइख स्टेन, और दूसरा था बुंदेसरात। क्या था इसके अंदर, इसका जो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट सदन था, इसके अंदर वयस्क मताधिकार से लोगों का चुनाव होता था, वयस्क मताधिकार। और इसमें बुंदेसरात में प्रत्येक जर्मन राज्य, जो 39 राज्य थे, उनमें से प्रत्येक राज्य अपना एक प्रतिनिधि भेजता था। तो यहाँ एक साइड चुनाव होता था और एक साइड अपने प्रतिनिधि भेजा जाता था। ये जो ऑस्ट्रिया की जो हार हुई थी, इसमें ऑस्ट्रिया की हार को फ्रांस की हार माना गया। हालांकि फ्रांस यहाँ पे चुप बैठा था, लेकिन उसे लगा कि अगर ऑस्ट्रिया हार गया, वो चाहता था कि मन ही मन कि ऑस्ट्रिया जीते, लेकिन ऑस्ट्रिया हारने पर उसे लगा कि वो भी हार गया। तो इसके बाद जो लास्ट यूनिफिकेशन का थर्ड पार्ट आता है, इसका थर्ड पार्ट ऑफ जर्मनी, फ्रांस के साथ वॉर 1870। ऑस्ट्रिया युद्ध के साथ जब फ्रांस तटस्थ रहा कि मैं कुछ ना करूंगा बट मुझे 2 पार्ट दे दीजिए, लेकिन वो दोनों पार्ट बेल्जियम और राइन संघ का कुछ पार्ट प्रशा ने देने से मना कर दिया। बेल्जियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंग्लैंड पे थी, ये दोनों मना कर दिए गए। दूसरा क्या हुआ,
फ्रांस चाहता था कि लग्जमबर्ग जो हॉलैंड का पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन प्रशा ने यहाँ क्या किया, विद्रोह भड़का दिया, जिसकी वजह से हॉलैंड ने लग्जमबर्ग देने से मना कर दिया। एक थर्ड कंडीशन और भी, जिसे हम कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। स्पेन जो था वो फ्रांस के अंडर में ही रहता था और हमेशा यहाँ फ्रांस का राजा ही अधिकार करता था, लेकिन मार्शल पीन के नेतृत्व में 1868 में रानी इसाबेला को यहाँ से हटाकर प्रशा ने एक राजा, प्रशा के राजकुमार लियोपोल्ड को 1868 को बिस्मार्क ने प्रशा के राजा लियोपोल्ड को यहाँ का राजा बना दिया, जिससे ऑस्ट्रिया नाराज हो गया और अपने एक दूत को भेजा जिसने विलियम फर्स्ट जो प्रशा का राजा था उससे मुलाकात की और कहा कि लियोपोल्ड को हटा दिया जाए। तो इस बात को सुनकर हटा दिया गया लियोपोल्ड को और लियोपोल्ड ने अपना नाम वापस ले लिया। अब यहां पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने कहा कि आपका कोई भी व्यक्ति प्रशा के वंश का कोई भी व्यक्ति स्पेन के राज्य पर राज्याधिकार नहीं करेगा। अब ये बात जो विलियम फर्स्ट को कही, तो विलियम फर्स्ट ने इस बात को बिस्मार्क को बताया और बिस्मार्क ने इस बात को लीक कर दिया, जो कि नॉर्थ गजट पत्र में प्रकाशित कर दी गई। इस बात से फ्रांस और भड़क गया और उसने युद्ध करने का निर्णय किया। फ्रांस ने युद्ध के टाइम ऑस्ट्रिया से सहायता मांगी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने मना कर दिया। 15 जुलाई 1870 को प्रशा के साथ और प्रशा वर्सेस फ्रांस का युद्ध शुरू हो गया, जिसके अंदर मेनली ब्रिजनबर्ग प्लस ग्रेवलॉट के युद्ध लड़े गए। 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन थर्ड ने वान मोटके के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो एक संधि हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है, वो है फ्रैंकफर्ट की संधि। इस फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या कंडीशन हुई वो इंपॉर्टेंट है। ये हुई थी फैब 1871 के अंदर। इसमें क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, अल्सास लॉरेन मेज और स्ट्रॉसबर्ग, ये जो 4 राज्य थे, इन्हें फ्रांस से लेकर प्रशा को दे दिए गए। और फ्रांस के ऊपर करीबन 20 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया गया और जब तक ये चुका नहीं देता तब तक जर्मन सेना फ्रांस में तैनात रहेगी। इस फ्रैंकफर्ट की संधि से फ्रांस ऑलरेडी बहुत ही खुद को हारा हुआ फील कर रहा था, लेकिन 12-20 करोड़ पाउंड की वजह से जर्मनी फ्रांस को और बुरा लगा और इसी संधि की वजह से कहते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ। और कहते हैं कि संधि नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि ने वर्ल्ड वार फर्स्ट की नींव रखी थी। हेजल एक राइटर था, उसने इस संधि को यूरोप का रिसने वाला फोड़ा कहा। इस फ्रांस और युद्ध के बाद जर्मन का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता हमारा। इस युद्ध के बाद रोम ने इटली पर अधिकार कर लिया था और जर्मनी का प्लस इटली का भी एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।